मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज मुंबई का दौरा है। आज शाम मुंबई के लिए सीएम धामी रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। दिसंबर में देहरादून में इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले भी कई विदेशों के दौरे पर भी सीएम धामी रहे। उसके बाद में इंडिया में भी कई जगह पर उन्होंने रोड शो किया और आज शाम को मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। कल रोड शो होगा और साथ ही इन्वेस्टर्स के साथ में मुलाकात करेंगे और इन्वेस्टर समिट के लिए उनको इन्विटेशन भी देंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुंबई दौरा आज शाम को ही रवाना हो जाएंगे मुंबई के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, जहां कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ में मुलाकात करेंगे, उनके साथ में मीटिंग भी होनी है और साथ ही वो दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट में इनवाइट भी करेंगे। तो इस दौरान एमओयू भी साइन हो सकते हैं। इससे पहले भी जहां पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया, रोड शो किया, उसके रिजल्ट काफी अच्छे रहे और कई करोड़ का करार अभी तक हो चुका है। और मुंबई का दौरा बेहद खास माना जा रहा है, जहां पर बड़े उद्योगपतियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे और इस दौरान देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर इन्विटेशन भी देंगे। तो उत्तराखंड के विकास के लिए ये समिट मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि रोजगार लाने से लेकर और भी विकास को लेकर कई एजेंडे जिस पर राज्य सरकार काम कर रही है और इसी के चलते ये समिट रखा गया है, ताकि जो पहाड़ों से लोग दूसरे राज्यों का रुख करते हैं उसको भी कंट्रोल किया जा सके और उत्तराखंड में ही लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो आज शाम को ही मुंबई के लिए सीएम रवाना होंगे, जिसके बाद में कल उनकी मुलाकात होगी, कल रोड शो भी होगा और साथ ही कई बड़े उद्योगपतियों से वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही इस दौरान एमओयू भी साइन हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केदारनाथ के दौरे पर आएंगे। दिन में करीब 1 बजे का राहुल गांधी का आने का कार्यक्रम है। केदारनाथ आपदा के बाद भी राहुल गांधी आए थे। केदारनाथ में अगले 3 दिन राहुल गांधी के रुकने का कार्यक्रम है। अगले 3 दिन पूजा अर्चना सेवा कार्य राहुल गांधी करेंगे, तो वहीं बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी करेंगे। तो 3 दिन का कार्यक्रम है। इस दौरान 3 दिन पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही भंडारे का भी आयोजन कराएंगे राहुल गांधी। तो रात में भी रुक सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है। तो आज केदारनाथ के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान का कार्य 2 चरणों में लगभग आधे से ज्यादा पूरा कर दिया जा चुका है। शेष नेत्र झील और बद्रीश झील, राइवल प्लाजा, लूप रोड और अलकनंदा नदी का सौंदर्यीकरण, बीआरओ बाईपास सड़क, आधुनिक तकनीक से युक्त अस्पताल का काम लगभग पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में मंदिर परिसर 75 मीटर दायरे में कार्य होने हैं और 18 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं और आने वाले समय में महीनों में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी भी होगी। ऐसे में समय रहते इन कामों का पूरा करना प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल लाइव जुड़ गए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है, लेकिन अब इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? जी, निश्चित रूप से जब भगवान बद्री विशाल के कपाट 18 नवंबर को बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद बद्रीनाथ धाम में मौसम बदलते ही बर्फबारी हो जाती है और बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में काम कर पाना, यानी कि जो मास्टर प्लान का जो कार्य चल रहा है उसको कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए इस समय प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है बद्रीनाथ धाम में कि मास्टर प्लान का जितना कार्य हो सके बर्फबारी से पहले पूरा कर दिया जाए। और अगर हम चरणवश काम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में जो पहले और दूसरे चरण के काम है वो तो आधे से ज्यादा लगभग पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तीसरे, चौथे और 5वें चरण में जो काम होने हैं वो किसी चैलेंज से कम नहीं है। मंदिर परिसर के आसपास जब
मास्टर प्लान के काम शुरू होंगे तो वहां पे भी बड़ी चैलेंज रहेगा, क्योंकि जनवरी या फरवरी महीने में काम हो पाना बहुत मुश्किल है। बर्फबारी से पूरे बद्रीनाथ पूरी ढकी रहती है। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन प्रशासन अभी भी वहां पे काम कर रहा है। जो कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं वो लगातार बद्रीनाथ धाम में मशीन वर्क को भी बढ़ा रही है और जो मैन पावर है उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान का काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं यात्रा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब प्रशासन के लिए चुनौती और भी बढ़ गई है कि समय रहते इस काम को पूरा कर दिया जाए। जी तो बिल्कुल बर्फबारी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में किसी बड़ी चुनौती से प्रशासन के लिए कम नहीं है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में शनिवार को बाबा बागेश्वर धाम का दरबार लगा और रामकथा के लिए बागेश्वर धाम का दरबार लगाया गया। हालांकि बाबा बागेश्वर को शाम के 4 बजे आना था, लेकिन प्लेन खराब होने की वजह से वो लेट हो गए, जिसके बाद में रात 8:15 बजे के करीब बाबा बागेश्वर धाम परेड ग्राउंड पर पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी भी परेड ग्राउंड पर आए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि दुनिया को बचाना है तो सनातन को अपनाना होगा। वहीं बागेश्वर धाम बाबा की रामकथा से पहले सीएम धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया और उत्तराखंड में उनका आगमन चमत्कारिक बताया। पूज्य पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम जी का मैं आज देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तराखंड के प्रमुख सचिव एल फनई को मदरसों के मामलों में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर 9 नवंबर को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा है। आयोग के चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि उत्तराखंड का अल्पसंख्यक विभाग मदरसों को स्कूल मान रहा है, जबकि मदरसे मजहबी तालीम देते हैं। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत में मदरसे स्कूल नहीं है। अगर गैर मुसलमान बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। आपको बता दें कि आयोग के 2 बार कहने के बाद में उत्तराखंड अल्पसंख्यक विभाग ने उत्तराखंड के 30 मदरसे मान्यता प्राप्त मदरसों का आंकड़ा खंगाला तो पता चला कि 7,400 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 750 गैर मुस्लिम हैं। रामनगर के धनगढ़ी पुल का रिवाइज्ड प्लान और साथ ही बजट केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है, जिसके बाद में रामनगर के लोगों ने राहत की सांस ली है। ये पुल पहले बनना शुरू हुआ था, लेकिन काम अटक गया और पहले ठेकेदार की लेट लतीफी और साथ ही बाद में कॉर्पोरेट प्रशासन के ऑब्जेक्शन के बाद में इसका काम बीच में ही रुकना पड़ा। अब दोबारा इस पुल का बजट मंजूर होने के बाद में जल्द ही बनने की संभावना है, जिससे कि इस नाले में बरसात के दिनों में होने वाली दुर्घटनाओं पर ब्रेक लगेगा। किन्हीं कारणों से बना हमारे जो कॉर्बेट के उनकी आपत्ति के कारण उसका विस्तार हुआ, उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई, तो उसके कारण से आज वो 29 करोड़ 65 लाख रुपए का जियो उसमें प्राप्त हो चुका है। टेंडर खुलने वाले हैं और मुझे लगता है कि कुछ समय कागजी होते हैं तो जनवरी से ये पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। कब तक बन जाएगा? पूर्व सीएम हरीश रावत का एक्सीडेंट नहीं होता अगर उनकी गाड़ी के आगे हादसे वाले दिन एस्कॉर्ट होती। इस बात को पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेसी होने की वजह से खुद के साथ में भेदभाव करार दिया है और उनके इस बयान के बाद में वीआईपी सिक्योरिटी पर भी सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। चौबीस अक्टूबर को हुए रोड एक्सीडेंट के बाद इन दिनों पूर्व सीएम हरीश रावत घर पर आराम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो आज ये नौबत नहीं आती अगर हादसे वाली रात उनकी कार के आगे पुलिस की एस्कॉर्ट चल रही होती। हरीश रावत के मुताबिक ये सब कुछ कांग्रेस का नेता होने की वजह से हो रहा है, जबकि इसी राज्य में बीजेपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को ये सुविधा मिल रही है। इसके अलावा भी कई और चेहरे हैं जो सफर में एस्कॉर्ट की सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है और आगे क्या करना है, अब ये सरकार को सोचना है।
प्रेरोगेटिव का सवाल नहीं, ये प्रेरोगेटिव नहीं है। मैं एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, और मैंने जो डिसीजन लिया था बहुत कॉन्शियस तरीके से डिसीजन लिया था सुविधाओं को समाप्त करने का। ये सरकार को विचार करना है कि वो क्या करना चाहती है, वो करे। ये दिक्कतें जो औरों के सामने वो मेरे सामने। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों से कई सुविधाएं हटाई गई, जिसके बाद एस्कॉर्ट की सुविधा नहीं मिलती। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में जवान तैनात रहते हैं। इस वक्त उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत को Y कैटेगरी की सुविधा हासिल है, जिसमें एस्कॉर्ट नहीं आती। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को केंद्र के साथ राज्य की Y कैटेगरी की सुविधा हासिल है। सभी कैबिनेट मंत्री, नेता विपक्ष, विधानसभा स्पीकर, हाईकोर्ट के जजों को Y+ एस्कॉर्ट की सुविधा मिलती है। यही सुविधा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री और गवर्नर रहे भगत सिंह कोश्यारी को मिल रही है। इसके साथ कुछ समाज सेवियों और संतों को भी Y+ एस्कॉर्ट की सुविधा मिलती है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएम और दूसरे लोगों को एस्कॉर्ट मिलने पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे सुरक्षा का मामला बताया और हरीश रावत को सरकार से सुरक्षा मांगने की सलाह दे दी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसे खुद के और कांग्रेस नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार बताया। कानून की व्यवस्था कानून के दायरे में रहते हुए प्रशासन ही तय करता है और किसको एस्कॉर्ट देनी, किसको नहीं देनी सरकार का नैतिक अधिकार के विषय रहते हैं। सुरक्षा भी पक्ष होता है। अब हरीश रावत जी एस्कॉर्ट चाह रहे हैं तो मुख्यमंत्री से जरूर वो आवेदन कर, मुख्यमंत्री से अनुरोध करे और उनको अपनी जान का खतरा, उसके कुछ पुष्ट प्रमाण कुछ बनते हैं तो वो भी देने चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं उनको खुद फोन करके दूरभाष से इस बारे में सूचना भी दी और अपनी शिकायत भी दर्ज की है। देखते हैं आने वाले समय में अब क्या होगा। स्वयं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले समय में खुलासा होगा। विपक्ष के संग सौतेला व्यवहार हो रहा है। साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को गाड़ी के आगे एस्कॉर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। ये आदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में सुनवाई के बाद दिया था। पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को मिल रही सुरक्षा पर सियासत शुरू हो गई है और खुद की सुरक्षा की बात कहकर यही सवाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उठाया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोटद्वार के सबसे बड़े कॉलेज में नामांकन दाखिल किए गए। यहां भी 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए तमाम छात्र संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने कैंडिडेट का नामांकन भरा। शहर से जुलूस निकालते हुए युवाओं का जुलूस महाविद्यालय पहुंचा, जहां पर छात्र नेताओं ने अपने नामांकन दाखिल किए। छात्र संघ चुनाव को लेकर कोटद्वार पीजी कॉलेज में एबीवीपी एनएसयूआई के साथ ही वंदे मातरम छात्र ग्रुप के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। है कि इस कॉलेज के अंदर शिक्षा का वातावरण क्रिएट करना, जो काफ़ी मतलब कुछ अन्य संगठनों द्वारा इस कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी फैला रखी है, उसको ख़त्म करना और शिक्षा का वातावरण क्रिएट करना। जैसे यहाँ पे अगर एक क्लास भी देखा जाए तो 300 बच्चे रहते हैं पर क्लास में पढ़ते 3 बच्चे। रूम्स की अवेलेबिलिटी और डस्टबिन, यहाँ डस्टबिन भी नहीं है तो यहाँ गंदगी फैल जाती है। जब अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तब गंदगी भी फैल जाती है, इसे डस्टबिन की भी अवेलेबिलिटी कराएंगे। और रही बात स्पोर्ट्स में भी हूँ मैं, तो स्पोर्ट्स को लेके भी थोड़ा हम ध्यान देंगे। बागेश्वर के बीडी पांडे कैंपस में छात्र संगठन ने नामांकन के लिए रैली निकाली और छात्र संगठनों ने कॉलेज के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी जीत का दावा किया। छात्र संघ के कुल 7 पदों के लिए 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है और इस बार भी एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में सीधी लड़ाई है। बागेश्वर में नामांकन के दौरान 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए और नामांकन से पहले एक छात्र प्रत्याशी का नामांकन पत्र फाड़ दिया, जिसके बाद में खासा बवाल हो गया। इस भिड़ंत में एक छात्र घायल भी हो गया और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान छात्र गुटों ने कॉलेज में खूब हंगामा किया और पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया।
उत्तरकाशी कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किए गए हैं। छात्र संघ के लिए कुल 13 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नामांकन से पहले और नामांकन के बाद में पूरे शहर में शक्ति प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी के बीच में पूरे शहर में जुलूस निकाला गया और छात्रों ने अपनी ताकत दिखाई। स्पा सेंटर पर न्यूज 18 की खबर पर पुलिस ने एक बार फिर से मोहर लगाई है। अब पुलिस ने ही इन्हें साफ तौर पर जिस्म फरोशी का अड्डा मान लिया और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी के स्पा सेंटर जिस्म फरोशी का अड्डा बन चुके हैं। ये बात हम नहीं बल्कि नैनीताल पुलिस की रिपोर्ट कह रही है। लगातार चालान और कार्रवाई के बावजूद स्पा सेंटर वाले नियम कानून मानने को तैयार नहीं। एएसटीवी प्रभारी द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है कप्तान साहब को। इसमें जितने भी स्पा सेंटर यहाँ पर गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनको बंद करने की डीएम मैडम को रिपोर्ट भेजने की संस्तुति की गई है। हालात ऐसे हैं कि पुलिस अब इन स्पा सेंटर्स के कारनामों से परेशान हो चुकी है। यहाँ स्पा के नाम पर दूसरे राज्यों से लड़कियां बुलाई जा रही हैं और फिर बंद कमरे के भीतर जिस्म का सौदा हो रहा है। पुलिस ने अब नैनीताल जिले में चल रहे 13 स्पा सेंटर्स को बंद करने की सिफारिश डीएम से की है। ये जो स्पा सेंटर हैं इनमें बाहर से लड़कियां लाई जा रही हैं, उनसे जिस्म फरोशी का अवैध धंधा करवाया जा रहा है और पुलिस उसमें लगातार नकेल कस रही है। न्यूज 18 ने सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए साबित किया था कि स्पा सेंटर के नाम पर प्रदेश में जिस्म फरोशी के अड्डे चल रहे हैं। ऐसे में नैनीताल पुलिस की रिपोर्ट इस बात को फिर तस्दीक करती है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड की सबसे लंबी सड़क सुरंग का निर्माण 4 किलोमीटर हो गया है और इस सुरंग का निर्माण युद्ध गति पर चल रहा है। सुरंग के निर्माण में 800 से ज्यादा मजदूर दिन रात जुटे हुए हैं। मार्च 2024 तक सुरंग आर पार हो जाएगी और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर और साथ ही पोल के बीच में 4.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के बनने से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में कुल 26 किलोमीटर कम हो जाएगा रास्ता। और इसके अलावा डाडी टॉप पर बर्फबारी से सड़क बंद होने की समस्या से लोगों को छुटकारा भी मिलेगा। पहले रूस यूक्रेन युद्ध ने बागेश्वर के खड़िया उद्योग को प्रभावित किया और अब इजराइल हमास के युद्ध ने एक बार फिर से इनकी कमर तोड़ दी है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि इस सीजन में 5% खड़िया खदान में भी काम शुरू नहीं हो पाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर में खड़िया के अकूत भंडार हैं और यहां से लाखों टन खड़िया दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इजराइल हमास युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़िया की मांग में भारी गिरावट आई है, जिससे खनन कारोबारियों के साथ ही स्थानीय लोग भी खासा परेशान हैं। खड़िया जो एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने का एक मूल तत्व है जिससे कई मटेरियल यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में यहाँ से सप्लाई होता है, तो उसका असर उस दोनों देशों के उस महायुद्ध से हमारे बागेश्वर जनपद तक असर आया है। खड़िया सीजन में यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है तो साथ ही सरकार को करोड़ों का राजस्व भी मिलता है। वहीं मजदूर, घोड़ा खच्चर वाले, ट्रक ड्राइवर और स्थानीय दुकानदार खड़िया उद्योग में आय संकट से परेशान हैं। ये ड्राइवर जो है बहुत बेरोजगार हो गए और घर की स्थिति बहुत खराब हो गई ड्राइवरों की, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फीस कहाँ से देंगे। मटेरियल ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता था। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी ये थोड़ा सा यूरोप में डिमांड कम हो गई है तो वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। अन्य जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी तो वहाँ पर भी हमारी डिमांड कम हुई है तो इसलिए नहीं जा पा रहा है। तो इसके लिए हमें प्रयास सभी को करना पड़ेगा। हमको इसकी सप्लाई चेन पर वर्क करना पड़ेगा कि हमें नई नई इंडस्ट्रीज़ तलाशनी पड़ेंगी। जो हमारा एक्सपोर्ट होता था उसको एक्सपोर्ट बाहर होता था उसको इंडिया में ही उसके एवेन्यूज तलाशने पड़ेंगे। इजराइल हमास युद्ध ने बागेश्वर के एकमात्र उद्योग को झकझोर कर रख दिया है।
इस कारोबार से जुड़ा हर व्यक्ति जल्द से जल्द दुनिया के हालात ठीक होने की दुआ कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन शुरू हो गया है। 3 दिनों के सम्मेलन में कुमाऊनी भाषा और बोली के जानकार शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने कुमाऊनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। साथ ही कुमाऊनी भाषा को उत्तराखंड के स्कूलों में एक सब्जेक्ट के बतौर अनिवार्य करने की भी मांग सम्मेलन में उठी है। यही नहीं, सम्मेलन में वक्ताओं ने कुमाऊनी भाषा में साहित्य को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि जब तक कुमाऊनी भाषा में बेहतर साहित्य नहीं रचा जाएगा, तब तक राष्ट्रीय फलक में पहाड़ की भाषा को स्थापित करने में दिक्कत आएगी। 20-25 सालों से एक मुहिम चल रही है कि कुमाऊनी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और इसको कुमाऊनी भाषा को एक विषय के रूप में हर कक्षाओं में पढ़ाया जाए। कम से कम उत्तराखंड सरकार से तो ये मांग की जा रही है कि कुमाऊनी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने हरिद्वार में बच्चों की सुरक्षा पर वर्कशॉप में हिस्सा लिया और कोचिंग सेंटर्स को समाज का नासूर बताया। हल्द्वानी एमबी कॉलेज में आज 3 छात्रों के नामांकन रद्द हो गए, जिसके बाद भी छात्रों ने खासा हंगामा किया। रुड़की के गंगनहर इलाके में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर दी। 25 पेटी अवैध पटाखे जब्त किए गए। अल्मोड़ा में कांग्रेस का 28 नवंबर को जिला सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। 5000 कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के जरिए चुनावों का बिगुल फूंकने की तैयारी। अल्मोड़ा में शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी 11 ब्लॉकों के बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। बागेश्वर में चुनाव दुकान जाकर अवैध वसूली कर रहे किन्नरों पर रोक लगाने के लिए व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन लिखा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के पास में पहाड़ी पर अचानक धुएं का गुबार देखने को मिला। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने नेशनल पार्क के क्षेत्र में आग लगाई थी। टिहरी में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सिर्फ कुछ ही वार्डों में हो रहा है, जिस वजह से सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एफडीए की टीम ने मंगलौर क्षेत्र में मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की और सैंपल जांच के लिए भेजे गए। टनकपुर में शारदा नदी के घूम घाट पर आरती की जाती है, जिसमें आज डीएम चंपावत शामिल हुए।